क्राको एक बहुत पुराना शहर है। यह दक्षिणी इटली में है। यह शहर बसिलिकाटा रीजन में बसा है, जो अपने ऊबड़ खाबड़ इलाकों के लिए जाना जाता है। क्राको खास तौर पर मटेरा प्रोविंस में मिलता है। मटेरा खुद अपनी पुरानी सासी गुफाओं वाले घरों के लिए मशहूर है। क्राको एक ऊंची खड़ी पहाड़ी पर शानदार तरीके से बसा है, समुद्र तल से करीब 400 मीटर ऊपर। इसकी पोजीशन इसे एक गजब का लुक देती है, जैसे कोई नीचे की जमीन पर नजर रखने वाला चौकीदार हो। बहुत से लोग इसे गोस्ट टाउन कहते हैं, क्योंकि अब वहां कोई नहीं रहता। क्राको के आसपास की जमीन काफी यूनिक है। ये घुमावदार पहाड़ियों से बनी है, जिसमें ज्यादातर क्ले, चिकनी मिट्टी है। इस तरह के इलाके को कालांची कहते हैं। कालांची मिट्टी के कटाव से बने खास तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो गहरी खाइयों और नंगी नुकीली चोटियों जैसे दिखते हैं। यह इलाका काफी सूखा हो सकता है, खासकर गर्मियों में, और कई हिस्सों में पेड़ पौधे भी कम होते हैं। यह सूखा माहौल क्राको के अकेलेपन वाले एहसास को और बढ़ाता है। कवोने नदी शहर के नीचे घाटी से होकर बहती है। नदी घाटी कभी खेती के लिए बहुत जरूरी थी। इस चैलेंजिंग लैंडस्केप ने सदियों तक क्राको में जीवन को एक शक्ल दी। जब आप क्राको को दूर से देखते हैं तो यह एक कभी ना भूलने वाला नजारा होता है। ऐसा लगता है जैसे शहर जमीन से ही निकला हो। इसकी इमारतें ज्यादातर हल्के रंग के पत्थर की हैं, जो पहाड़ियों की फीकी क्ले के साथ घुल मिल जाती हैं। नॉर्मन टावर का सिलुएट आसमान में ऊंचा खड़ा दिखाई देता है। घर खतरनाक तरीके से खड़ी ढलानों से चिपके हुए लगते हैं। कई इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, जिनकी छतें गिर गई हैं और दीवारें टूट रही हैं। फिर भी इस नज़ारे में एक अजीब और भुतहा खूबसूरती है। खामोशी इसके रहस्यमयी माहौल को और बढ़ाती है, जिससे यह समय में खोई हुई जगह लगती है। क्राको की लोकेशन यूं ही नहीं चुनी गई थी। पुराने जमाने में यह एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी। पहाड़ी पर ऊंचा होने से अच्छा डिफेंस मिलता था। आते हुए दुश्मनों को दूर से ही देखा जा सकता था, और खड़ी ढलानों की वजह से हमला करना मुश्किल होता था। शहर से कवोने नदी घाटी दिखती थी, जो व्यापार और आने जाने का एक जरूरी रास्ता था। इस व्यू पॉइंट पर कंट्रोल होने से क्राको को इलाके में इंपॉर्टेंस मिली। इसके डिफेंसिव फायदों ने शहर को कई सदियों तक जिंदा रहने में मदद की। दिस स्ट्रेटेजिक वैल्यू प्लेड अ की रोल इन इट्स अर्ली डेवलपमेंट इन हिस्ट्री। क्राको की कहानी बहुत पहले शुरू होती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहां सबसे पहले ग्रीक सेटलर्स बसे थे। दक्षिणी इटली का यह इलाका कभी मैग्ना ग्रेसिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है ग्रेट ग्रीस। ग्रीक्स ने इस इलाके में कई बस्तियां बसाईं। वे 8वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास आए थे। हो सकता है वे सुरक्षा के लिए पहाड़ी की तरफ आए हों, या शायद उन्हें खेती के लिए जमीन सही लगी हो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। इन शुरुआती बसने वालों ने ही पहली नींव रखी होगी। उनकी मौजूदगी क्राको को एक शानदार पुराने अतीत से जोड़ती है। क्राको नाम खुद इसके शुरुआती दिनों के बारे में सुराग देता है। माना जाता है कि यह लैटिन शब्द ग्रैकुलम से आया है, जिसका मतलब है छोटा जोता हुआ खेत। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर शुरू से ही जरूरी था। शुरुआती बाशिंदे शायद आसपास की जमीनों पर खेती करते थे, गेहूं और जैतून जैसी फसलें उगाते थे। जिंदगी सादी लेकिन मुश्किल रही होगी। लोग घाटियों और कम ढलान वाली जगहों पर मिट्टी जोतते थे। यह एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी कई सदियों तक क्राको का हिस्सा बनी रही। यह नाम हमें इसकी साधारण शुरुआत की याद दिलाता है और जमीन से जुड़े एक समुदाय की कहानी कहता है। आर्कियोलॉजिस्ट को क्राको में और उसके आसपास कुछ दिलचस्प चीजें मिली हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पुराने औजार शामिल हैं। आसपास 8वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ मकबरे भी मिले हैं। इन खोजों से रोमन काल से भी पहले इंसानी मौजूदगी का पता चलता है। इन शुरुआती लोगों की जिंदगी बहुत बेसिक रही होगी। वे छोटे समुदायों में रहते थे, खेती और जानवर पालने पर ध्यान देते थे। पहाड़ी जंगली जानवरों और शायद दूसरे कबीलों से सुरक्षा देती थी। इन अवशेषों का अध्ययन करने से हमें क्राको के सबसे पुराने इतिहास को जोड़ने में मदद मिलती है, जो हजारों सालों से चली आ रही इंसानी कहानी को दिखाता है। बाद में रोमन्स ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और उनका असर इटली के इस हिस्से तक भी पहुंचा। हालांकि क्राको कोई बड़ा रोमन शहर नहीं था, पर यह उनके इलाके का हिस्सा था। आसपास के बड़े इलाके में रोमन विलस या छोटी बस्तियां रही होंगी। रोमन सड़कें शायद पास से गुजरती थीं, जिससे व्यापार में आसानी होती थी। रोमन काल में क्रिश्चियनिटी भी फैलना शुरू हुआ। शुरुआती सदियों ईस्वी तक क्रिश्चियन समुदाय बनने लगे थे। संभावना है कि क्राको में भी क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ। यह नया धर्म बाद में शहर की कल्चर और इमारतों, खासकर इसके चर्चों को शक्ल देगा।
मेडिवल पीरियड क्राको के लिए एक अहम समय था। 11वीं सदी के आसपास नॉर्मन्स दक्षिणी इटली में आए। वे माहिर योद्धा और एडमिनिस्ट्रेटर थे। नॉर्मन्स ने बसिलिकाटा समेत कई इलाके जीते। नॉर्मन शासन में क्राको और डेवलप होने लगा। उन्होंने शायद इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचान लिया था। एक फ्यूडल सिस्टम बनाया गया जिसका मतलब था कि एक लॉर्ड शहर और आसपास की जमीनों पर कंट्रोल करता था। वहां रहने वाले लोग उसकी प्रजा थे। इस सिस्टम ने क्राको के सामाजिक ढांचे को लंबे समय तक शक्ल दी। नॉर्मन्स नया ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री ताकत लेकर आए। मिडीवल क्राको में सबसे जरूरी डेवलपमेंट्स में से एक था किला। एक डिफेंसिव टावर बनाया गया जिसे नॉर्मन टावर के नाम से जाना जाता है। यह टावर आज भी क्राको की सबसे खास पहचान के तौर पर खड़ा है। किला पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर बनाया गया था जिससे शानदार नजारे और सुरक्षा मिलती थी। समय के साथ और भी किलेबंदी की गई। शहर के बाशिंदों की हिफाजत के लिए चारों ओर दीवारें बनाई गई। इन ढांचों ने क्राको को एक मजबूत डिफेंसिव बस्ती बना दिया जो दुश्मन लॉर्ड्स या हमलावरों की घेराबंदी और हमलों का सामना कर सकती थी। किला क्राको में ताकत का केंद्र बन गया। मेडिवल और बाद के समय में क्राको पर कई नोबल परिवारों ने राज किया। इन परिवारों को राज करने वाले राजाओं से शहर का कंट्रोल मिलता था। इनमें से कुछ परिवार बहुत ताकतवर थे, जैसे एस्फोर्जा और सांसेवेरिनो परिवार। हर परिवार ने क्राको पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने शायद किले को बढ़ाया होगा या नए चर्च बनवाए होंगे। वे टैक्स वसूलते थे और न्याय करते थे। आम लोगों की जिंदगी काफी हद तक उनके राज करने वाले लॉर्ड के स्वभाव पर निर्भर करती थी। कुछ लॉर्ड्स दयालु थे जबकि कुछ कठोर हो सकते थे। यह फ्यूडल सिस्टम कई सदियों तक चलता रहा। इन समयों में क्राको एक धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र के तौर पर भी बढ़ा। शहर के अंदर कई चर्च बनाए गए। मेन चर्च चिएजा माद्रे डी सान निकोला वेस्कोवो, मदर चर्च ऑफ सेंट निकोलस बिशप, बहुत जरूरी था। यह समुदाय की आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करता था। आसपास मठ भी रहे होंगे। चर्च की मौजूदगी ने क्राको को कल्चरल अहमियत दी। शहर आसपास के इलाके के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब का भी काम करता था। यह स्थानीय मामलों को संभालता था और राज्य के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करता था। इसकी आबादी बढ़ी और शहर पहाड़ी की ढलानों से नीचे की ओर फैल गया। अपनी मजबूत सुरक्षा के बावजूद क्राको का सामना एक छिपे हुए दुश्मन से था। यह दुश्मन वही पहाड़ी थी जिस पर वह बना था। पहाड़ी जियोलॉजिकली अस्थिर थी। यह ज्यादातर क्ले और सैंड से बनी थी। ये चीजें कटाव और खिसकने के लिए जानी जाती हैं। पानी, खासकर भारी बारिश, जमीन को नरम और कमजोर बना सकती थी। यह अंदरूनी अस्थिरता एक लगातार खतरा थी। सदियों तक यह समस्या शायद छोटी मोटी रही हो, या शायद लोगों ने जमीन में होने वाले छोटे मोटे बदलावों के साथ जीना सीख लिया हो। लेकिन समय के साथ खतरा बढ़ता गया। इसकी नींव की यह कमजोरी आखिरकार क्राको की तबाही का कारण बनेगी। शहर में लैंडस्लाइड्स की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसे इटालियन में फ्रेन कहते हैं। लैंडस्लाइड्स तब होते हैं जब मिट्टी या चट्टान का एक बड़ा हिस्सा ढलान से नीचे खिसकता है। क्राको की क्ले वाली जमीन खास तौर पर इसके लिए कमजोर थी। शुरुआती रिकॉर्ड्स में शायद हर छोटे लैंडस्लाइड का ब्यौरा ना हो, लेकिन 20वीं सदी तक ये घटनाएं ज्यादा बार और ज्यादा गंभीर होने लगी। हर लैंडस्लाइड ने इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जिससे जमीन और कमजोर हो गई। क्राको के लोग इस लगातार डर के साथ रहते थे। उन्होंने नुकसान की मरम्मत करने और अपने घरों को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की ताकतें बहुत ज्यादा थीं। बसिलिकाटा के इलाके में समय समय पर भूकंप भी आते थे। दक्षिणी इटली साइज्मिकली एक्टिव है, मतलब वहां भूकंप आना आम बात है। हालांकि क्राको खुद बड़े भूकंपों का केंद्र नहीं रहा होगा, फिर भी झटकों से शहर हिल जाता था। इन भूकंपों ने पहले से ही अस्थिर पहाड़ी को और कमजोर कर दिया। इनसे इमारतों में दरारें आ गईं और जमीन में लैंडस्लाइड की संभावना और भी आच गई। हर सेस्मिक इवेंट ने क्राको की बढ़ती कमजोरी को और बढ़ा दिया। अस्थिर मिट्टी और भूकंपों के मेल ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। यह दशकों से धीरे धीरे सामने आ रही एक धीमी गति की तबाही थी। इंसानी गतिविधियों ने भी इस समस्या में योगदान दिया होगा। आसपास के इलाकों में डिफॉरेस्टेशन ने एक भूमिका निभाई होगी। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखने में मदद करते हैं और फालतू पानी सोख लेते हैं। जब जंगल साफ कर दिए जाते हैं तो मिट्टी कटाव के लिए ज्यादा खुली हो जाती है, जिससे लैंडस्लाइड्स और बिगड़ जाते हैं। जानवरों द्वारा ज्यादा चराई से भी जमीन को नुकसान पहुंचा होगा। सदियों तक लोग यहाँ रहते और खेती करते थे। उनकी गतिविधियां जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हुए भी शायद अनजाने में पहाड़ी को कम स्थिर बना दिया हो। मुसीबत के शुरुआती संकेत वहीं थे। कुछ मरम्मत की गई, लेकिन असली समस्याएं क्राको के लिए गंभीर बनी रहीं।
साल 1963 क्रैको के लिए एक विनाशकारी मोड़ लेकर आया। शहर में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। यह पहला नहीं था, लेकिन यह खास तौर पर विनाशकारी था। भारी बारिश ने जमीन को पानी से भर दिया था, जिससे वह बेहद अस्थिर हो गई थी। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। बहुत से घर तबाह हो गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और पाइप भी प्रभावित हुए। इस घटना ने साफ कर दिया कि क्रैको में रहना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बाशिंदों की सुरक्षा गंभीर खतरे में थी। अथॉरिटीज को शहर के भविष्य के बारे में मुश्किल फैसले लेने पड़े। 1963 के लैंडस्लाइड के बाद धीरे धीरे लोगों को निकालना शुरू किया गया। यह आसान काम नहीं था। लोग पीढ़ियों से क्रैको में रहते आए थे। उनके घरों में यादें और पारिवारिक इतिहास बसा था। छोड़कर जाना कई लोगों के लिए दिल तोड़ने वाला अनुभव था। इटालियन गवर्नमेंट ने आबादी को दूसरी जगह बसाने का फैसला किया। लोगों को निकालने का काम कई चरणों में हुआ। शहर के कुछ हिस्सों को दूसरों की तुलना में ज्यादा खतरनाक माना गया। परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस काम में कई साल लग गए। जो शहर कभी जिंदगी से भरा था, वह धीरे धीरे खाली होने लगा। रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें गायब हो गईं। बेघर हुए बाशिंदों के लिए एक नया शहर बनाया गया। इसे क्रको पेस्कियरा कहा गया। ये नई बस्ती पुराने शहर के नीचे घाटी में बसाई गई थी। इसे ज्यादा स्थिर जमीन पर बनाया गया था। लोग अपनी जिंदगी और सामान लेकर इन नए घरों में चले गए। क्रको पेस्कियरा ने सुरक्षा दी, लेकिन यह उस पुराने पहाड़ी शहर से अलग था। समुदाय ने अपनी जिंदगी फिर से बसाने की कोशिश की। फिर भी ओल्ड क्रैको या क्रैको वेक्यूओ से जुड़ाव मजबूत बना रहा। नया शहर एक प्रैक्टिकल हल था, लेकिन यह उनके पुश्तैनी घर से भावनात्मक जुड़ाव की जगह नहीं ले सका। क्रैको का पूरी तरह खाली होना एक दुखद अध्याय था। 1980 के दशक की शुरुआत तक लगभग सभी लोग जा चुके थे। आखिरी कुछ बाशिंदे भी चले गए और क्रैको वेक्यूओ खामोश हो गया। घर, चर्च और गलियां खाली छोड़ दी गई। वे हवा, बारिश और धूप के हवाले हो गए। शहर एक गोस्ट टाउन बन गया। ये यादों से भरी जगह थी, लेकिन बाशिंदों से खाली। पुराने बाशिंदों पर इसका भावनात्मक असर बहुत गहरा था। उन्होंने सिर्फ अपने घर ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा भी खो दिया था। क्रैको से पलायन जिंदा रहने की एक कहानी थी। यह नुकसान और बेघर होने की भी कहानी थी। आज क्रैको वेक्यूओ एक खामोश स्मारक की तरह खड़ा है। यह सही मायनों में एक गोस्ट टाउन है। इसकी गलियां खाली हैं। इसके घर खोखले ढांचे बन गए हैं। टूटी खिड़कियों और दरवाजों से हवा सीटी बजाती हुई गुजरती है। कुदरत धीरे धीरे पत्थर की इमारतों पर कब्जा कर रही है। दीवारों की दरारों में पौधे उगाए हैं। पंछी खाली कमरों में घोंसले बनाते हैं। माहौल डरावना और उदास है। फिर भी इस वीरानी में एक जबरदस्त और भुतहा सुंदरता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको समय और इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कुदरत की ताकत के सामने इंसानी बस्तियों की नाजुकता को दिखाती है। क्रैको में घूमना सही परमिशन और गाइड के साथ अतीत में कदम रखने जैसा है। शहर अपने खाली होने के पल में जम गया है। आप रोजमर्रा की जिंदगी के बचे खुचे निशान देख सकते हैं। पीछे छूट गया फर्नीचर का कोई टुकड़ा, दीवार पर फीका पड़ा पेंट, एक दुकान के ऊपर भूला हुआ साइन बोर्ड। ये छोटी छोटी बातें उन लोगों की कहानियां कहती हैं जो कभी यहां रहते थे। खामोशी सिर्फ कुदरत की आवाजों से टूटती है। पहाड़ी से नजारे आज भी दिल थाम लेने वाले हैं, लेकिन अब ये नजारे एक ऐसे शहर से हैं जो अब नहीं रहा। वीरानी का यही एहसास कई विजिटर्स और कलाकारों को खींचता है। खाली होने की वजह से क्रैको एक अनोखे तरीके से बचा हुआ है। युद्ध या अचानक आई तबाही से बर्बाद हुए शहरों के उलट क्रैको धीरे धीरे खाली हुआ। कई ढांचे हालांकि खराब हो रहे हैं, फिर भी पहचाने जा सकते हैं। शहर का लेआउट वैसा का वैसा है। आप अभी भी संकरी, घुमावदार गलियों को देख सकते हैं। आप मेन स्क्वायर, चर्च और किले को पहचान सकते हैं। यह एक दुर्लभ झलक देता है कि एक मिडीवल इटालियन पहाड़ी शहर कैसा दिखता था। यह खोई हुई जीवन शैली की एक दर्द भरी याद दिलाता है। खराब होती हालत में भी संरक्षण की यह स्थिति क्रैको को खास बनाती है। यह अपने ही इतिहास का एक ओपन एयर म्यूजियम है। क्रैको के भुताहा लैंडस्केप में आज भी कई खास ढांचे हावी हैं। नॉर्मन टावर एक अड़ियल चौकीदार की तरह खड़ा है। चिएसा माद्रे डी सान निकोला वेस्कोवो मेन चर्च का बेल टावर अभी भी है। इसका अंदरूनी हिस्सा हालांकि डैमेज हो चुका है, अपनी पुरानी शान की झलक दिखाता है। पलात्सो मरोन्ना एक शाही महल एक और अहम खंडहर है। छोटे छोटे घर एक दूसरे से सटे हुए पहाड़ी से नीचे गिरते हुए से लगते हैं। हर इमारत की एक कहानी है। साथ मिलकर वे क्रैको वेक्यूओ की दुखद लेकिन खूबसूरत सिम्फनी बनाते हैं। क्रैको के यूनिक और ड्रामेटिक लुक पर लोगों का ध्यान गया है। यह फिल्म मेकर्स के लिए एक पॉपुलर लोकेशन बन गया है। यह गोस्ट टाउन एक असली और यादगार बैकड्रॉप देता है। यह हिस्टोरिकल ड्रामास,
धार्मिक महाकाव्यों या पोस्ट अपोकलिप्टिक सीन्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी टूटती फूटती खूबसूरती को पुराना या वीरान दिखाने के लिए ज्यादा सेट सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसने क्रेको को एक अनचाहा मूवी स्टार बना दिया है। इटली और दुनिया भर से फिल्म क्रूज यहाँ आए हैं। वे इसके भुतहा माहौल को कैमरे में कैद करते हैं। इससे इस खाली पड़े शहर पर नया ध्यान गया है। कई जानी मानी मूवीज में क्रेको में फिल्माए गए सीन दिखाए गए हैं। इनमें से एक सबसे मशहूर है मेल गिब्सन की 2004 में आई द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। क्राको का इस्तेमाल जेरूसलम को दिखाने के लिए किया गया था, खासकर जूडास के फांसी लगाने वाले सीन के लिए। बेरंग लैंडस्केप और पुरानी दिखने वाली इमारतें एकदम आइडियल थी। एक और बड़ी फिल्म थी 2008 की जेम्स बॉन्ड मूवी क्वांटम ऑफ सॉलिस। क्राको के पास एक रोमांचक चेस सीन फिल्माया गया था। दूसरी इटालियन फिल्मों और टेलीविजन सीरीज ने भी क्राको का इस्तेमाल किया है। इनमें 1985 की किंग डेविड और 1986 की सेविंग ग्रेस शामिल हैं। हर फिल्म क्राको की सिनेमैटिक विरासत में कुछ जोड़ती है। फिल्म मेकर्स कई मजबूत कारणों से क्राको को चुनते हैं। इसका यूनिक लैंडस्केप एक मुख्य आकर्षण है। कलंची फॉर्मेशंस और पहाड़ी पर बसा शहर देखने में शानदार हैं। खंडहर वाली हालत एक असली ऐतिहासिक एहसास देती है। ये पुराने शहरों, मेडिवल गांवों या तबाही से गुजरी जगहों को दिखा सकता है। क्राको का अकेलापन भी मदद करता है। फिल्म क्रूज जीती जागती आबादी को परेशान किए बिना काम कर सकते हैं। दक्षिणी इटली की रोशनी की अक्सर सिनेमाटोग्राफर्स तारीफ करते हैं। ये सभी बातें मिलकर क्राको को एक वर्सेटिल और पसंदीदा फिल्म लोकेशन बनाती है। ये गजब के कैरेक्टर वाला एक तैयार सेट देता है। फिल्मों में क्राको के इस्तेमाल का काफी असर हुआ है। इसने इस कभी भुला दिए गए शहर को इंटरनेशनल पहचान दिलाई है। लोग क्रेको को स्क्रीन पर देखते हैं और इसकी कहानी जानने को उत्सुक हो जाते हैं। इससे इस जगह पर आने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। फिल्में भी एक तरह से इसकी छवि को बचाने में मदद करती हैं। भले ही असली ढांचे खराब होते रहें, उनका लुक सिनेमा में अमर हो गया है। फिल्म सेट के तौर पर क्राको की भूमिका इसकी कल्चरल अहमियत को उजागर करने में मदद करती है। ये दिखाता है कि एक गोस्ट टाउन भी आर्ट और मीडिया में एक जिंदा दिल मौजूदगी रख सकता है। ये इसकी हमेशा बनी रहने वाली विजुअल ताकत का सबूत है। भले ही क्राको वेक्यो खाली पड़ा है, इसकी कल्चरल विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पुराने बाशिंदे और उनके वंशज परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। वे अपने पुश्तैनी घर की यादें अपने साथ लिए हुए हैं। इस इंटेंजिबल विरासत में कहानियां, गीत और धार्मिक रीति रिवाज शामिल हैं। बहुत से लोग जो अब क्राको पेस्किएरा में या उससे भी दूर रहते हैं, आज भी पुराने शहर से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। वे अपनी जड़ों के इतिहास और कल्चर को बचाने के लिए काम करते हैं। यह समर्पण सुनिश्चित करता है कि क्राको की आत्मा जिंदा रहे। ये एक जीती जागती कल्चर है, भले ही इसका असली घर खामोश हो। धार्मिक त्योहार इस कल्चरल निरंतरता का एक अहम हिस्सा है। ओल्ड क्राको में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार आज भी मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सैन विंचेंजो मार्तीरे का त्योहार, जो क्राको के एक पेट्रन सेंट हैं, बहुत अहम है। जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम आज भी पुराने शहर से जुड़े हो सकते हैं। कभी कभी खास परमिशन के साथ छोटे धार्मिक कार्यक्रम क्राको वेक्यो के पास या उसके कुछ हिस्सों में भी हो सकते हैं। ये कार्यक्रम समुदाय के लिए भावनात्मक होते हैं। वे लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों और साझे अतीत से फिर से जोड़ते हैं। ये त्योहार अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक जिंदा दिल धागा है। क्रेको इलाके का पारंपरिक खाना इसके खेती के इतिहास को दिखाता है। यह बेसिलिकाटा रीजन का खास खाना है, जिसे अक्सर ल्यूकेनियन क्विजीन कहा जाता है। पकवान पेट भरने वाले होते हैं और स्थानीय चीजों से बनते हैं। पास्ता, खासकर घर पर बने ओरेकेट या कैवाटेल्ली जैसे प्रकार, मुख्य भोजन है। चने और बीन्स जैसी फलियां खूब इस्तेमाल होती हैं। स्थानीय तौर पर उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और आर्टिचोक्स खास तौर पर शामिल होती हैं। पोर्क एक आम मांस है, जिसे अक्सर सॉसेजेस या क्यूर्ड मीट के तौर पर रखा जाता है। खाना सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है। ये उन साधन संपन्न लोगों की कहानी कहता है जो जमीन से मिलने वाली चीजों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। क्रेको और उसके आसपास की जिंदगी के लिए स्थानीय खेती के उत्पाद हमेशा से जरूरी रहे हैं। ऑलिव ऑयल इस इलाके का एक मुख्य उत्पाद है। पुराने जैतून के बाग आज भी अच्छी क्वालिटी का तेल देते हैं। घाटियों में गेहूं और दूसरे अनाज उगाए जाते थे। इनका इस्तेमाल रोटी और पास्ता के लिए होता था। इलाके के अंगूर के बाग स्थानीय शराब बनाते हैं। इन पारंपरिक उत्पादों की आज भी कद्र है। क्राको पेस्किएरा और आसपास के देहाती इलाकों में लोग इन खेती की परंपराओं को जारी रखे हुए हैं।
स्थानीय इकोनॉमी और कल्चर का एक अहम हिस्सा है। ये स्वाद क्राको के जमीन से हमेशा बने रहने वाले जुड़ाव का एहसास कराते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक विरासत है। आज क्राकोवेक्यो घूमना एक यूनिक अनुभव है, लेकिन पुराने शहर में यूं ही आजादी से घूमना मुमकिन नहीं है। इमारतों की खतरनाक हालत की वजह से अंदर जाना मना है। सुरक्षा के लिए विजिट एक ऑफिशियल गाइडेड टूर का हिस्सा होनी चाहिए। ये टूर स्थानीय एसोसिएशन आयोजित करते हैं। विजिटर्स को आमतौर पर हार्ड हैट पहनना पड़ता है। गाइड्स को क्रेको के इतिहास की अच्छी जानकारी होती है। वे आपको तय रास्तों से सुरक्षित ले जा सकते हैं। यह कंट्रोल्ड एक्सेस विजिटर्स और इस नाजुक जगह दोनों को बचाने में मदद करता है। इससे विजिट जानकारी भरी और सुरक्षित हो जाती है। क्रेको पहुंचने के लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। यह शहर बसिलिकाता के कुछ दूर दराज के हिस्से में है। वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका कार है। क्राकोवेक्यो के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन या पब्लिक बस सर्विस नहीं है। सबसे करीबी बड़े शहर पिस्तीची या मोंटलबानो जॉनिको हैं। इन शहरों से आपको ड्राइव करना होगा या टैक्सी लेनी होगी। सफर में लुकेनियन लैंडस्केप के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। टूर पहले से बुक कर लेना अच्छा रहता है, खासकर पीक टूरिस्ट सीजन में। इससे यह पक्का हो जाता है कि आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और जगह पर जा सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते के लिए अच्छे वॉकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। क्राको का गाइडेड टूर आमतौर कुछ घंटों का होता है। गाइड आपको खाली पड़े शहर के कुछ हिस्सों में ले जाएगा। आप मेन चर्च, नॉर्मन टावर और पुराने रिहायशी इलाके देखेंगे। गाइड क्राको के इतिहास के बारे में कहानियां सुनाएगा। वे इसके खाली होने के कारण बताएंगे। आप इसके पुराने बाशिंदों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। यह अनुभव काफी दिल को छू लेने वाला हो सकता है। खंडहरों के बीच खड़े होकर अतीत का गहरा एहसास होता है। यह उन ताकतों की एक जबरदस्त याद दिलाता है जिन्होंने इस शहर की किस्मत तय की। ऊपर से नजारे भी शानदार होते हैं। क्राको को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्राको रिसर्च जैसी एसोसिएशन इस जगह का अध्ययन करने और इसे बचाने के लिए काम करती हैं। वे रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और जिम्मेदार टूरिज्म को बढ़ावा देने में शामिल हैं। क्राको के भविष्य में कई जरूरतों के बीच संतुलन बनाना शामिल है। इनमें इसकी विरासत को बचाना, सुरक्षा पक्की करना और टूरिज्म की इजाजत देना शामिल है। एक क्राको पार्क बनाने के बारे में बातचीत हुई है। यह एक मैनेज्ड आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल पार्क होगा। मकसद क्राको को एक सस्टेनेबल आकर्षण बनाना है। यह अपने अतीत का सम्मान करेगा और विजिटर्स को एक यूनिक अनुभव देगा। लक्ष्य क्रेको की कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखना है।